नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी रिसेंटली मैं एक बीएसएफ का जवान है, वो तैयारी कर रहे हैं, उनसे मिला तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई मुझे कि सर आप सफल हैं इसलिए आपको सब चीज़ें आसान लगती हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो बड़ा इम्पॉसिबल लगता है, कठिन लगता है। तो मैंने उनको जो बात समझाई वो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो हर चीज़ इम्पॉसिबल लगता था कि बहुत बड़ा समंदर है और बहुत दिनों से जिस नौकरी में था मैं उस नौकरी को कोसता रहता था कि यार क्या कर रहा हूँ मैं अपने साथ, क्यों नहीं मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, क्यों मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ। सोचते सोचते लगभग मैंने बहुत लंबा समय निकाल दिया, कम से कम 6-7 साल निकाल दिया इस सोचते सोचते में कि क्यों नहीं कर रहा हूँ। और कभी कभी तैयारी शुरू करता था तो 3-4 दिन पढ़ता था, मोटिवेट हो जाए किसी से, मोटिवेट होकर 3-4 दिन पढ़ाई स्टार्ट किया, कुछ किताबें मंगा ली। फिर लगता था कि नहीं यार ये जैसे कि उनकी सोच थी कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये कोई स्पेशल लोग हैं वही कर सकते हैं। वही सेम सोच मेरी भी थी। और मेरा तो ये भी मंजर था कि जब पीटी का एग्ज़ाम था उसके पहले हुआ था कि मैं जहाँ पे काम कर रहा था कुछ ज़्यादा छुट्टियाँ ले ली थी मैंने, क्योंकि जब नज़दीक आ रहा था एग्ज़ाम तो मैंने तैयारी के चक्कर में कुछ ज़्यादा छुट्टियाँ ले ली। तो उन्होंने मेरी सैलरी रोक दी थी और जब पीटी देने मुझे आना था, बेंगलोर में था मैं उस वक्त, और पीटी देने बिहार में मेरा फॉरबिसगंज में सेंटर था जो कि मुझे पता नहीं था कैसे पहुंचते हैं। और बेंगलोर से पटना का टिकट, क्योंकि बीपीएससी जो लोग दे रहे हैं उनको पता है कि 10 दिन पहले या 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है। तो उस समय 7,000 का टिकट हो चुका था बेंगलोर से पटना आने का। तो मैं देख रहा था कि 7-7 14,000 रुपया ये हुआ, पटना से फॉरबिसगंज आना, फॉरबिसगंज से पटना आना, कुल मिला के लगभग 25-30 हज़ार का खर्चा दिखाई दे रहा था। तो मेरे मन में आया कि तैयारी भी उतनी अच्छी नहीं है, छोड़ देता हूँ, अगले अटेम्प्ट में अच्छे से तैयारी करके जाऊंगा और इतना खर्चा कैसे। और ये बात किसी को बता भी नहीं सकते थे कि यार पैसे नहीं है इसीलिए नहीं जा रहा हूँ। और दूसरा मन में था कि यार तैयारी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल आइसोलेट होकर तैयारी कर रहा था। वहाँ पे जो टेस्ट पेपर्स दे रहा था उसमें मेरे लगभग 100 के आसपास नंबर आ रहे थे। मुझे लगता था कि सबके 100 ही आते होंगे या ज़्यादा आते होंगे, और कुछ लोग तो इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका क्यों नहीं, उनका होगा, मेरा क्यों होगा। ये सब 36 चीज़ें दिमाग में आ रही थी। तो मेरा ऑलमोस्ट मूड हो चुका था कि नहीं अगला अटेम्प्ट देने जाऊँगा, ये अटेम्प्ट छोड़ देता हूँ। फिर घर में पापा मम्मी सब लोगों ने मोटिवेट किया कि नहीं जाओ, वहाँ भी कुछ लोगों ने मोटिवेट किया कि नहीं जाओ, दे के आओ। एक जैसे मैं सबको बोलता हूँ कि एज ए टेस्ट सीरीज ही दे के आइए एग्ज़ाम, क्या दिक्कत है। तो यही सोच के फिर मैंने टिकट कराया, फिर और मेहनत किया, देने आया। तो उस वक्त मेरे लगभग 113 या 14 नंबर बने थे पीटी में और कट ऑफ जो था 96-97 था जनरल का। तो वही सोच थी कि नहीं हो सकता, अगर मैं नहीं देने आता तो हो सकता है कि आज मैं वहीं पे कैलकुलेट ही कर रहा होता। जैसे कि जो सफल लोग होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ आपको कि मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। हर एक सफल आदमी हो सकता है कि सफल होने के बाद बोले कि मेरे में सितारे लगे थे बचपन से ही, मेरे में वो अलग बात थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हर सफल आदमी सफल होने से पहले असफल ही होता है। वो भी ठोकर उतनी ही ठोकर खाता है जितना आप खा रहे हैं, मैंने खाया है, और ठोकर के बाद ही वो सफल होता है। बस एक चीज़ जो हमें सफलता से रोकती है वो हम खुद ही हैं। ये बहुत बड़ी लाइन है, ये हर किसी ने आपको समझाया होगा। मैं भी यही बोलना चाह रहा हूँ कि हमें सफलता से हम खुद ही रोकते हैं। हम खुद ही अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। हम हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं यार हमारे बस का नहीं है, और हमेशा एक प्लान बी के साथ चलते हैं कि ये नहीं होगा, और अपनी परिस्थितियों को डेली हम कोसते रहते हैं कि यार कहाँ हूँ, भगवान ने मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा किया। लेकिन हम अपना कदम नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर टारगेट कितना भी इम्पॉसिबल लगे कि कहीं से भी अचीव नहीं हो सकता, आप एक कदम जरूर बढ़ाइएगा। एक कदम बढ़ाइएगा, देखिए रास्ता कितनी आसानी से आपको मिलता जाता है। चमत्कार करते हैं ऊपर वाला जो है वो हमेशा चमत्कार करता है, अपने आप रास्ता बनता है। आप पहले खुद पे ट्रस्ट कीजिए। एक लाइन, एक पंक्तियाँ जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ कि सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था उसे जिंदा कर लिया मैंने। तो अपने आप में जो आपका मैं है जो मर रहा है उसको जिंदा कीजिए। बोलिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं भी उतना ही स्पेशल हूँ जितना वो रैंक 1 वाला स्पेशल है। जैसे कि मैंने सोचते सोचते 7-8 साल लगा दिए, हो सकता है आप भी 5 साल से सोच रहे हो। तो जो 2016-17 में जब आपने सोचना स्टार्ट किया था, उस वक्त जिसने यूपीएससी क्लियर किया था, हो सकता है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में आज डीएम बन के आ जाए और आप उससे मिलने के लिए लाइन में खड़े रहेंगे। तो ये सोचते सोचते में ही बहुत समय निकल जाता है। इसलिए कदम बढ़ाइए, अपने परिस्थितियों को मत कोसिए,
उससे पावर लीजिए, उससे मोटिवेशन लीजिए कि हाँ मुझे इससे बाहर निकलना है, इसके लिए मैं ये करूँगा। प्लान बी मत बनाइए। प्लान बी का मतलब हमेशा ये होता है कि आपको अपने प्लान पे डाउट है, डाउट इन द सेंस कि यार कोशिश देखते हैं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा करके, और वो समशीतोष्ण वाली जो थ्योरी है आप उसी पे काम करते हैं। समशीतोष्ण क्या थ्योरी है कि आपने पानी को चढ़ाया गैस पे गर्म होने के लिए, आपने उसको 2 मिनट गर्म किया और फिर 2 मिनट बंद कर दिया गैस, फिर 2 मिनट गर्म किया, फिर 2 मिनट गैस बंद कर दिया। तो समशीतो, जितना उसको शीत मिल रहा है उतना ही उसको उष्ण मिल रहा है, समशीतोष्ण। तो 2 मिनट गर्म कर रहे हैं पानी को, 2 मिनट बंद कर रहे हैं, करते करते आप 10 साल तक पानी को गर्म करते रहिए, पानी नहीं खौलेगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा बंद कर दे रहे हैं गैस। वो उस इंटेंसिटी तक नहीं पहुंच पा रहा है जब पानी को खौला सके। तो वही हम अपने साथ करते हैं। हम मोटिवेट होते हैं, हम किसी न किसी से मोटिवेट होते हैं, क्योंकि इस सफलता में आपको जुनूनी होना पड़ेगा। जुनून होने के लिए आपको मोटिवेट होना जरूर पड़ता है किसी से। इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ कि जिस चीज़ को समझने में मुझे इतना समय लग गया, मैं वो आपको समझा सकूँ कि आप उस चीज़ को मेरी गलतियों से सीखें। मुझे 6-7 साल लग गए उसको समझने में कि मैं ये कर सकता हूँ। और जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे करना है, मुझे याद है कि बीपीएससी का फॉर्म जो आया था वो 2016 के अगस्त या सितंबर में आया था, और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, मेरी एज जो है वो अब किसी सरकारी नौकरी के लिए नहीं बची। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और इसको भी अगर क्वालिफाई नहीं कर पाता हूँ तो मैं बीपीएससी के लायक भी नहीं बचूंगा। शायद उस वक्त मेरी एज जो थी वो थी 34 या 35 वर्ष। मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ। 34 वर्ष के उम्र में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी और अगस्त के महीने से तैयारी शुरुआत की थी, और फरवरी में एग्ज़ाम था बीपीएससी का प्रीलिम्स का। तो सोच लीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 7 महीने में मैंने दिन रात एक कर दिया। बहुत कठिनाई है जब आप फुल फ्लेश तैयारी करते हैं तो भगवान आपको हर तरह से टेस्ट करता है। मैंने बताया कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था वहाँ से उन्होंने मेरी सैलरी बंद कर दी, सैलरी पे स्टे लगा दिया था कि इसके इंक्वायरी के बाद सैलरी हो, क्योंकि मैं छुट्टियाँ बहुत ले रहा था। और इस कारणवश दिक्कत ये आने लगी कि घर में आप हर चीज़ नहीं शेयर कर सकते, लेकिन वो पैसा जो होता है वो आपका रनिंग इंजन होता है, वो फ्यूल होता है आपको लाइफ को चलाने का। मेरे दिमाग में वो टेंशन था। उसके बाद तैयारी कर रहा था कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। हज़ारों लाखों लोग समझाने वाले, जो मिलता था ये समझा रहा, तुम बेवकूफ़ हो क्या, पागल हो क्या, कि ये इतना सब कुछ, शादी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद तुम ये बेवकूफ़ वाला डिसीजन लेकर तैयारी करने, इतने अच्छे नौकरी में हो, इसी में आगे जाओ, ये कब तक इधर उधर दिमाग अपना दौड़ाते रहोगे, कहीं सेटलमेंट लाओ, और ये बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है, तब क्यों नहीं तुमने डिसाइड किया तैयारी करूँगा, अब इस एज में आके क्यों डिसाइड कर रहे हो कि तैयारी करूँगा। 2500 ऐसे एग्जाम्पल थे। ये मुझे फ़ोटो कुछ दिन पहले मेरे लैपटॉप में मिली, उस समय तो उतना वो नहीं था। ये मेरे तैयारी के समय की फ़ोटो है। देखिए कितने पूरे दीवार पे मैंने, कि कोई गेस्ट भी आता था तो हंसता था कि यार ये इस उम्र में आके इतने दिन नौकरी करने के बाद ये तैयारी शुरू कर रहा है। पूरे दीवार को मैंने मैप से, नोट से रंग दिया था अपने, कि हमेशा मेरे दिमाग में वही चीज़ रहे कि मुझे ये चीज़ें याद करनी है, इन चीज़ों से पास करना है, कोई अल्टरनेट नहीं आए। हर तरफ मेरे दीवार पे, और चारों दीवार की तो फोटो नहीं है, अगर होती दिखाता। चारों दीवार को मैंने रंग दिया था, अपने गेट को रंग दिया था, बाथरूम का जो मेरा वो था जहाँ मैं डोर था उस पर भी सारे नोट्स लिखे हुए थे, 2500 कोट्स लिखे हुए थे कि मैं हमेशा पढ़ के कभी मेरा मोटिवेशन डाउन नहीं हो। क्योंकि वो पागलपन, वो जुनून सबको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि आपको पॉजिटिव थॉट देने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, नेगेटिव वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और कभी कभी लगता भी था यार सब सही तो बोल रहे हैं यार, कि अब क्यों इस उम्र में मैं तैयारी कर रहा हूँ, इस उम्र में तो अब सब चीज़ें जो है उसी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अंदर का वो जुनून था, वो पागलपन था कि मैंने सोचा कि नहीं, इन सब चीज़ों को छोड़ के मैं तैयारी करूँगा। आज दिल से अपनी बातें बता रहा हूँ आपको, कि कोई भी आप में से अगर एक भी मोटिवेट होकर फिर से आज तैयारी शुरू करता है, अगर आज आपने इस वीडियो को देखने के बाद सोचा कि कल से पढ़ता हूँ, तो समझ लीजिएगा कि फिर वो रिवर्स गियर लग गया, आप उसी कंफर्ट जोन में आ गए। कंफर्ट जोन बहुत आरामदायक होता है, उससे निकलना सबसे जीवन का सबसे टफ थिंग है, क्योंकि आपको उसमें आराम मिलता है। और आदमी आराम की सिचुएशन में ऐसा होता है ना कि बड़ी बड़ी तकलीफ़ें भूल जाता है और सोचता है कि आराम कर लूँ। जैसे कि आप किसी कचरे, बहुत गंदे इलाके में जाते हैं, कचरा टोली जो नहीं होता, जहाँ कचरा बहुत ज़्यादा फेंका रहता है, आप वहाँ पे जब घुसते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बदबू आती है।
लेकिन हार्डली आपको 5 मिनट बाद वो बदबू आना बंद हो जाती है, क्योंकि शरीर एडजस्ट कर लेता है, हमारा नाक एडजस्ट कर लेता है उस बदबू को। वैसे ही हम कंफर्ट जोन को एडजस्ट कर लेते हैं, हमारे जितने भी दुख दर्द हैं हम सबको भूल जाते हैं, सोचते हैं ठीक है आराम कर लूँ। तो इसलिए उस कंफर्ट जोन की जो दीवार को तोड़ के निकलना है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्यों सफलता लेना चाहते हैं। मैं हमेशा अपने दिमाग में आंख बंद करके अपने पापा और मम्मी को इमेजिन करता था कि जब मेरा रिजल्ट आएगा उनको कितनी खुशी मिलेगी। उनको जब मैं ये न्यूज़ सुनाऊंगा, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मैं हमेशा इमेजिन करता था कि मैं फ़ोन करके बोल रहा हूँ कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया, मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया था वो चीज़ मैंने कर लिया। ये जब सोचता था तो फिर से मेरे अंदर वही एनर्जी आ जाती थी, नींद मेरी खत्म हो जाती थी, थकावट मेरी चली जाती थी और मैं पढ़ने लगता। इसलिए आज डिसाइड कीजिए कि नहीं, मुझे अब अगला 7-8 महीना मैक्सिमम 1 साल अपने इस ड्रीम को देना है, और वो भी फुल फ्लेज देना है। कोई भी उसमें डाउट नहीं आना चाहिए मेरे मन में कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा, हार होगी कि जीत होगी, क्योंकि आपको जीत हर दिन नहीं मिलती है। जीत आपको मिलता है एंड में, जिस दिन रिजल्ट आता है, और आपको हार, फ्रस्ट्रेशन और ताना हर दिन सुनना पड़ता है। तो अपने मेंटली आप उतना स्ट्रांग बना लीजिए कि 1 साल के लिए मैं जैसे बुलेट प्रूफ होता हूँ, तो इन सब चीज़ों से प्रूफ हो रहा हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ पढ़ूंगा। और सिर्फ सफलता का एक ही मंत्र है, हार्ड वर्क, मेहनत। आप मेहनत कीजिए ना, आप पढ़ना शुरू कीजिए ना, आप आंसर राइटिंग शुरू। पीटी के लिए क्या होता है, पीटी के लिए जैसे बहुत सारे लोग अभी बुक लिस्ट मांगते रहते हैं। मैं भी जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन मैंने, तो बहुत शुरू में बहुत परेशान था, क्योंकि मैं बैंगलोर में था, किसी के टच में नहीं था, और इधर उधर जितने भी लोग थे पता चलता था उनसे किताब बुक लिस्ट मांगता था कि पता चले पढ़ना क्या है। तो कई लोगों ने कुछ बताया, कुछ कोचिंग वालों को जब मैंने फ़ोन किया तो वो बोलते थे कि हमारा पैकेज ज्वाइन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन नहीं थी कि मैं वो सब ज्वाइन कर सकूँ। तो एक रोहित जी हैं, शायद वो आज भी मेरे टच में हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम मेरी बात मान सकते हो तो मानो, आंख बंद करके एक घटना चक्र की किताब आती है, उसको थॉरली सॉल्व कर जाओ। और 3-4 किताबें और बताई उन्होंने कि हिस्ट्री के लिए एस के पांडे पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ो, ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल पढ़ो, इकोनॉमिक्स के लिए परीक्षा मानी पढ़ो, साइंस टेक के लिए ल्यूसेंट पढ़ो। बस हो गया। करंट अफेयर्स के लिए उस वक्त की जो मैगजीन बताई थी उन्होंने, एक वो बताई थी, और बोला घटना चक्र को तुम अपना वो करो। दिन में अगर तुम 4 घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे घटना चक्र को सॉल्व करो। अभी से तुम ये अगले 5-6 महीने करो, तुम्हारा 100% सिलेक्शन होगा, अगर मेरी बात मानते हो तो मैंने, क्योंकि उन्होंने कई पीटी क्लियर किया हुआ था, तो मैंने ब्लाइंडली उन पर ट्रस्ट किया, मैंने इस चीज़ को फॉलो किया, घटना चक्र को सॉल्व करना शुरू किया, और मेरा सिलेक्शन हुआ। और मैंने कितने लोगों को ये बात बताई। कुछ लोग को तो लगता है कि घटना चक्र से मुझे कमीशन मिलता होगा, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को बताता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता भी नहीं है घटना चक्र पब्लिकेशन क्या है, कहाँ का है, क्योंकि मैंने उस किताब को ब्लाइंडली सॉल्व किया तो मुझे सफलता मिली। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप भी किताब के, एक होता है ना कि आदमी बुक कलेक्टर बन जाता है, बुक ही कलेक्ट करने लगता है। आप लिमिटेड बुक रखिए, 7-8 बुकें हैं, बुक वो रखिए, घटना चक्र को लीजिए, पीटी के लिए सॉल्व कीजिए, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। मेंस के लिए मुझे बताया गया कि आप आंसर राइटिंग कीजिए, मैंने आंसर राइटिंग किया। आज भी अगर दिख रहा होगा तो मेरे फिंगर्स पे यहाँ पे जो बोलते हैं कि ठेला पन्ना टाइप हो जाता है, वो अभी भी है मेरे फिंगर में। थोड़ा सा देखिए फिंगर, ये मैंने इतना लिखा लगातार, क्योंकि 5-5 घंटे 6-6 घंटे तक मैं 2-2 पेपर एक साथ सॉल्व करना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि मेंस में आपका तभी होगा जब आप आंसर लिखिएगा, पढ़िएगा तो नहीं होगा। जब आप आंसर लिखिएगा अपने आप आपको लगेगा कि यार ये इसके आगे क्या लिखूं, उसके आगे क्या लिखूं, आप दिमाग पे जोर डालिएगा तब आपको पता चलेगा पढ़ना क्या है। वो बैकवर्ड प्रोसेस होता है कि आप लिखिए, लिखने में आपको पता चलेगा कि यार अब क्या लिखूं, आपके दिमाग में ब्लैंक होगा, तब आप किताब में पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, हाँ इस चीज़ को पढ़ूं, न्यूज़पेपर में से इस चीज़ को पढ़ूं, तब वहाँ लिख सकता हूँ। तो उस तरीके से कीजिएगा। मेंस पे मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा कि मेंस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लेकिन आप सब डिसाइड कीजिए कि मेहनत करना है, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। और अगर आपने किसी चीज़ को शिद्दत से चाहा तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, एक कदम बढ़ाइए, आज ही बढ़ाइए। जब भी आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे देखते देखते देखिए जनवरी में भी 3 महीना, 2023 में भी 3 महीना गुजर चुका है, जनवरी से अब मार्च आ गया है। तो ऐसे ऐसे करते करते जैसे वो काल पंक्तियाँ हैं ना कि दिन तो कट नहीं रहा है और उम्र कटती जा रही है, तो वैसे पूरी उम्र कट जाएगी सोचते देखते ही। तो एक बार डिसाइड करके एक जंप लगाइए, ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।